हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे द्वारा आपको शिक्षण कौशल से संबंधित क्लास कराई जा रही हैं। पिछली वीडियो में हमने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत भारत की प्रमुख शिक्षा प्रणालियाँ चल रही थीं। हमने अंग्रेजी शिक्षा को किया था। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा में कुछ और हेडिंग रह गई हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप 10 में से 10 मार्क्स चाहते हैं शिक्षण कौशल में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप अच्छी तरीके से पॉइंटों को समझेंगे, जब ही आप पेपर में क्वेश्चंस को अच्छी तरह सही करके आ पाएंगे। और पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो से जोड़ लीजिए। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो फैक्ट वो सही लग रहे हैं या नहीं। तो पहले आप अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो से जोड़ लीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं और आप एक कुछ भारी संख्या में देखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को समझते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा है क्या। जब हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करें, तो हमने अंग्रेजी शिक्षा में पहले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स को देखा था। आज हम उसमें अगली कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग को देखते हैं, जिसमें पहली हेडिंग आती है वुड का घोषणा पत्र, जिसे हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। अब हम वुड के घोषणा पत्र को जानें। ये 1854 के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में या भारतीय शिक्षा की जितनी भी स्थिति है, उसका अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और एक समिति का जब गठन किया गया, तो इस समिति ने, जिस समिति का गठन किया गया था, उसने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया। 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और उस पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें अपने सुझाव दिए। मैं आपको थोड़ा और बताऊं फिर से कि भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का इन्होंने गहनता से अध्ययन किया। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें भारतीय शिक्षा में क्या क्या सुझाव, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए उसको सुधारने के लिए। तो जब समिति ने सुझाव और समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। जब गहनता से अध्ययन किया, उस पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर सुझाव दिए कंपनी ने, और उस कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। अब हमें यह भी जानना होगा कि नई शिक्षा नीति की घोषणा की कंपनी ने, तो उसके डायरेक्टर या प्रधान कौन थे। जब हम बात करें, उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। चार्ल्स वुड, जिसे हम बोर्ड का घोषणा पत्र बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मैं आपको फिर से इसको बताऊं स्टार्टिंग से कि भारतीय शिक्षा का जब अध्ययन किया गया, तो एक समिति का गठन किया गया। एक समिति गठन करने की बात कही गई और इस समिति ने यह उस समिति की बात हो रही है जिसका गठन किया जा रहा है। इस समिति ने 1853 तक की जो भारतीय शिक्षा का जो प्रारूप चला आ रहा था, उसका गहनता से अध्ययन किया। उस गहनता से अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपने सुझाव दिए। जब समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। अब जब नई शिक्षा नीति की घोषणा की, उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे और उन्हीं के नाम पर यह वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। जब वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया, तो यह जो घोषणा पत्र था, यह 100 अनुच्छेदों वाला दस्तावेज था।
यही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बोर्ड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया, ये कितने अनुच्छेदों वाला दस्तावेज था? तो 100 अनुच्छेदों वाला दस्तावेज था, जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। मैंने आपको इतना बताया इसमें। हम आगे की बात और करें तो हमें अब इसमें ये जानना होगा कि जब घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया तो इसके बाद क्या हुआ। इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। अब जब प्रगति हुई तो कुछ विद्वानों ने, जब ये घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ तो कुछ विद्वानों ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन नाम से संज्ञा दी, मतलब उसको नाम से बुलाया। यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को जाना जाता है, जो 1854 वाला था। अब हम इसके बारे में और जाने तो हम इसकी विशेषताओं को जानते हैं। अब विशेषताओं में हम जानते हैं, इससे इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आपको यह मेरे द्वारा फैक्ट बताए जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं ये फैक्ट्स। अब विशेषताओं की बात करें तो बोर्ड के घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बताया गया था। मैकाले ने तो ये बोला था निस्यंदन में कि हम उच्च वर्गों को शिक्षा देंगे तो निम्न वर्गों तक शिक्षा बूंद बूंद छन छन कर पहुँच जाएगी। परंतु बोर्ड के घोषणा पत्र में ऐसा नहीं था। उन्होंने ये बोला कि हम समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने जब बोला ऐसा कि हम सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जन शिक्षा विभाग, जिसे हम जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का मतलब कहते हैं, उस डिपार्टमेंट की स्थापना की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई इसमें। अब हम नेक्स्ट बात करें, जो क्वेश्चन बनता है अगली पॉइंट का पेपर में, कि इन्होंने संपूर्ण देश में क्रमबद्ध विद्यालय का क्रम बताया। जैसे उन्होंने बताया कि प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इन्होंने इसमें विशेषताओं में ये बताया। और हमने ये जान लिया तो फिर हमें ये भी जानना होगा कि इनकी शिक्षा का माध्यम क्या था। जब हम शिक्षा का माध्यम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम था, इसमें अंग्रेजी और देसी भाषा दोनों थी, और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा था। मैं आपको इसमें थोड़ा एक पॉइंट और बताऊं, शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्होंने भारतीय भाषाओं को स्थान दिया था। शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्होंने भारतीय भाषाओं को स्थान दिया था। और एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कमज़ोर एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी सुविधा उपलब्ध कराई थी इसमें। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बोर्ड के घोषणा पत्र 1854 के बारे में। आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं और यही बनेंगे। और यदि आपको ये पॉइंट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताते जाएं आपको कैसे लग रहे हैं पॉइंट, और उस वीडियो को लाइक भी करते जाएं। हम नेक्स्ट बात करें तो हम अब बात करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882, हंटर आयोग। हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। अब जब नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य विलियम हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य, जो काउंसिल के सदस्य थे, विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जब शिक्षा आयोग का गठन किया गया तो इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे हंटर आयोग या हंटर कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। यही पूछा जाता है कि हंटर आयोग भारतीय शिक्षा के अंतर्गत भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और इसमें यह पूछा जाता है कि हंटर आयोग को किस
नाम से भी जाना जाता है, तो हंटर कमीशन के नाम से हम बोल सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता विलियम हंटर के अंतर्गत की गई थी और लॉर्ड रिपन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे नए। अब मैं आपको इसमें थोड़ा एक दो पॉइंट और बताऊं महत्वपूर्ण। इसमें जो सुझाव और विशेषता में आ जाता है, हम ये बोल सकते हैं इसमें कि आयोग के गठन का जो प्रमुख उद्देश्य था, जब इस आयोग का गठन किया गया था, वो प्राथमिक शिक्षा का विकास करने के लिए किया गया था। और आप ये भी जान सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनता है ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंटों से, कि भारतीय शिक्षा का पहला शिक्षा आयोग किसको कहा जाता है, तो हंटर आयोग 1882 को कहा जाता है। और मैं आपको थोड़ा इसमें और कुछ बताना चाहूँ कि मैं आपको बताता हूँ इसमें कि 3 फरवरी, मैं आपको इसमें बताऊँ थोड़ा कि 3 फरवरी 1882 में, मैं थोड़ा बता दूँ, 3 फरवरी 1882 में लॉर्ड रिपन ने अपनी कार्यकारी के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, मैंने बताया था कि भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की या भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। और जो इसमें जो गठन किया था इन्होंने, इसमें 30 सदस्य थे। मैं आपको इसको थोड़ा यहीं बता दूं, इसमें 30 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। मैं लिख भी दूं आपको, 3 फरवरी 1882 में जब विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, तो इसमें 30 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। इतना आप याद रखो, पेपर में क्वेश्चन बनता है इससे। अब मैं विशेषता एवं सुझाव की बात कर रहे थे। इसमें हम आयोग के गठन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा थी, और भारतीय शिक्षा का ये पहला शिक्षा आयोग माना जाता है, मैंने आपको ये बताया। और हम इसमें और बात करें तो मैं इसमें बताऊं तो सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों व व्यक्तिगत संस्था को दे देना चाहिए। इन्होंने इसमें ये बोला कि सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो स्थानीय निगमों को दे दे या व्यक्तिगत संस्था को दे दे। और उन्होंने नेक्स्ट बात ये बोली कि अनुदान देने के लिए हमें उदार नियम बनाए जाने चाहिए। जहाँ अनुदान दे रहे हैं तो हमें उसके लिए उदार नियम बनाने होंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए उच्च निम्न का, और सहायता अनुदान की धनराशि समय से पहुंचाई जाए। मैंने आपको ये जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझें, पेपर में बनते हैं ये। और हम आगे और पढ़ते हैं इसमें, तो हम फिर वही समझेंगे कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या था। तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम था वो प्रांतीय भाषाओं को बोला गया था, प्रांतीय भाषा को। और जो प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, इसमें इन्होंने ये बताया था सुझाव में कि प्राथमिक शिक्षा हेतु हमें शिक्षकों का प्रशिक्षण समय समय पर करना होगा। और एक पॉइंट और आता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है कि इन्होंने ये बोला था कि जो छात्र उच्च शिक्षा, आप याद रखना इस पॉइंट को समझना, उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई थी, कोर्स ए और कोर्स बी। उन्होंने बोला कि कोर्स ए की व्यवस्था की गई। उन्होंने बोला कि जब उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी करना चाहते हैं उनके लिए हम कोर्स ए की व्यवस्था करेंगे, और दूसरे प्रकार के बी कोर्स में हम व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक विषय हम रखेंगे। मेरे बात आप याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कोर्स ए कोर्स बी के बारे में। आप इतना याद रखो, कोर्स ए में उच्च शिक्षा और कोर्स बी में व्यावसायिक और साहित्यिक विषय रखे गए थे। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882। अब हम इसमें एक और हेडिंग देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ कर्जन की शिक्षा नीति। और हम कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन, यही पेपर में पूछा जाता है, 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। मैंने आपको ये बताया कि कर्जन ने शिक्षा सम्मेलन 1901 में पारित प्रस्तावों के आधार पर
11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया इन्होंने। और नेक्स्ट में उन्होंने ये बोला कि इस प्रस्ताव में उन्होंने तत्कालीन भारतीय शिक्षा जितने शिक्षा के दोष थे उनमें सुधार के लिए नई शिक्षा नीति की प्रस्तुत की। उन्होंने बोला कि भारतीय शिक्षा में जो दोष रह गए हैं उसमें हम सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने ये बोला था इसमें। अब उन्होंने इसके सुझाव बताए कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं दोषों को दूर करने के। तो उन्होंने पहले तो बताया प्राथमिक शिक्षा में क्या संबंधित सुझाव होने चाहिए। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में ये सुझाव दिया था पहला कि प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषाओं को बनाया जाए, पहली बात उन्होंने ये बताया। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए, शिक्षण विधियों का, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करें। पहले जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का हम पाठ्यक्रम तैयार करें और इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित करें जो उपयोगी हैं छात्रों के लिए, इन्होंने इसमें ये बोला। अब जब इन्होंने इसमें ये बोला तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी बात की। माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने ये बोला पहली बात कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सरकार से मान्यता प्राप्त करना अति आवश्यक है। मैं आपको थोड़ा फिर से बताऊं, उन्होंने ये बोला था कि जो गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त करना अति आवश्यक है। फिर उन्होंने ये बोला कि हमें जो प्रशिक्षित या योग्य अध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी, हमें शिक्षा में यदि सुधार लाना है तो। दूसरा उन्होंने ये बोला कि माध्यमिक विद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। माध्यमिक विद्यालयों में पहला उन्होंने बोला कि हमें प्रशिक्षित या योग्य अध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी, और दूसरे में उन्होंने ये बोला कि माध्यमिक विद्यालय में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी। फिर उन्होंने ये भी बोला कि हमें पाठ्यक्रम में ऐसे विषय भी शामिल करने होंगे जो व्यावसायिक हों, जिससे छात्र बड़े होकर कुछ अपना रोजी रोटी के लिए कमाकर कुछ खा सकें, उन्होंने ये बोला व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। फिर उन्होंने ये बोला उच्च शिक्षा में उन्होंने सुझाव दिए। उच्च शिक्षा में इन्होंने ये बोला कि उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, इसके लिए आवश्यक धनराशि को बढ़ाया जाए जिससे हम उच्च शिक्षा में विकास कर सकें। दूसरा उन्होंने ये बोला कि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर में हमें उन्नयन हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। उन्होंने ये बोला कि जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेज और महाविद्यालय हैं, हमें उनमें शिक्षा का स्तर यदि सुधारना है तो हमें उसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। और अंतिम पॉइंट में उन्होंने ये बोला कि उच्च शिक्षा स्तर पर, उच्च जो शिक्षा स्तर है, ये पॉइंट आप समझना कि उच्च शिक्षा स्तर पर आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा हमें बाह्य परीक्षाओं को कम महत्व देना होगा। उन्होंने ये बोला कि उच्च शिक्षा स्तर पर आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा में बाह्य परीक्षाओं को कम महत्व देना, बाहर परीक्षा कम करानी होगी आंतरिक अपेक्षाओं के अंतर्गत। तो इनके ये कुछ ही महत्वपूर्ण सुझाव थे जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के अंतर्गत आते हैं। और ये जितने भी पॉइंट मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपको मेरे द्वारा ये जितने भी पॉइंट कराए गए हैं, आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से दोबारा वीडियो को देख लें और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम अगले पार्ट में अगली कुछ हेडिंग भी बची हैं अंग्रेजी शिक्षा में, उसको देखेंगे और उसके बाद इसको समाप्त करके हम नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे एंड थैंक यू।